हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। मीन्स हमारे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है। आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो देखें, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो क्या होते हैं। नोज होता है, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। ये सब क्या होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिनके बेसिस पे हम अपना रेस्पिरेशन पूरा करते हैं। अगर ये सबसे ज़्यादा मेन ऑर्गन्स है, अगर ये नहीं होंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए आइए हम पहले इसका डायग्राम देखते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, हमारी नोज है। देखिए, नोज से ही हमारी एयर पास होती है। हम सबसे पहले क्या होता है, नोज से एयर लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। और नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारी नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रल्स किसको बोलते हैं, जो नोज के अंदर दो होल्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम नोज से थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, नेसल पैसेज आ जाता है। हम उसको नेसल पैसेज बोलते हैं। और यहाँ से ठीक देखिए, नोज से जो आता है हमारा नेसल पैसेज आता है। अगर हम यहाँ पर माउथ की बात करें या फिर बकल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे हमारा बकल कैविटी के आगे जो आएगा वो माउथ के आगे क्या आ जाएगी, हमारी बकल कैविटी आ जाएगी। यहाँ पे नोज के आगे नेसल पैसेज आ रहा है एंड माउथ के आगे यहाँ पे क्या आ रही है, बकल कैविटी आ रही है, या फिर माउथ कैविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं बाय पैलेट। ये जो होता है एक हार्ड पैलेट होता है, इस बोनी पैलेट होता है, ये जो होता है इन दोनों का अलग करता है। देखिए, इसका जो अलग करने का जो इसका एक रीज़न है वो ये रीज़न है, अगर लेट सपोज जैसे हम खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए हमें सांस लेनी है तो हमारे फंदा वगैरह नहीं लगेगा, हमारी जो ऑक्सीजन है वो कोलैप्स नहीं होगी। तो यही एक मेन रीज़न है इसको सेपरेट करने का। एंड आफ्टर दैट हम देख रहे हैं हमारे नीचे ये जो है ये फिनिक्स बन गया है, ये फिनिक्स है। देन ट्रैकिया है, ये लिनिक्स है। लिनिक्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ जनरेट होती है, जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिनिक्स बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। एंड आफ्टर दैट हमारी ट्रैकिया है। एंड ट्रैकिया जो होती है एक रिंग ऑफ कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पे ट्रैकिया में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, अगर हमारी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं हो पाएगी। इसी वजह से इनको जो है कवर करा होता है रिंग से, कार्टिलेज की रिंग से कवर किया होता है। एंड देन आफ्टर क्या होगा, ट्रैकिया जो होगा दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंचस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, ब्रोंकस बोलेंगे, ब्रोंकस। एंड आफ्टर दैट ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं ब्रोंकस। एंड ये जो होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, ब्रोंकियोल में कन्वर्ट होते हैं। जो आप ब्राउन कलर की जो लाइनिंग दिख रही है क्या है, ब्रोंकियोल है। ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल से क्या जुड़े हुए होते हैं, हमारे एल्विलाई जुड़े होते हैं, जो होते हैं एक तरीके गद्दे टाइप का होता है। जो गद्दा होता है ना वो इस टाइप का होता है ये। तो इसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन भरी हुई होती है इनके अंदर। जब हमारा मतलब नोज के थ्रू जब हम ऑक्सीजन लेकर आते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन आके जहाँ पे कलेक्ट होती है वो हमारी कौन होती है, एल्विली होती है। ये आप देख सकते हैं एल्विली हमारी किसके अंदर प्रेजेंट है, ये हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये हमारी पूरी क्या है, चेस्ट कैविटी है। ये पूरी क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो चलें देखिए, पीछे तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखा, वो किस तरीके से मैनेज हुआ होता है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो नेसल पैसेज होता है वो सेपरेट होता है हमारी माउथ कैविटी से, एक हार्ड बोनी पैलेट से, ठीक है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर सकते हैं एयर को। अगर हम खाना खा रहे हैं तब भी हम सांस को अपने अंदर आसानी से ले सकते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो नेसल पैसेज होता है उसके अंदर क्या होता है, फाइन ईयर एंड म्यूकस होता है। देखिए, जो नेसल पैसेज होता है मतलब नोज के अंदर अगर हम चलें, मतलब नोज के अंदर का ट्रैक देखें अगर हम, तो वहाँ पे क्या होती है, नोज के अंदर हमारे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और म्यूकस भी भरा हुआ होता है। ये म्यूकस और ये जो हेयर्स होते हैं ये हमारे जितने भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं, नोज की हेल्प से लेते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन हमारी नोज के अंदर जाएगी तो वहाँ पे जितने भी उस एयर के अंदर जितने भी डर्टी पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगी, जो हमारी फ्रेश एयर होगी वो अंदर हमारे लंग्स के अंदर जा पाएगी, ठीक है। ट्रैकिया, दैट इज द विंड पाइप, डू नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है डायग्राम के अंदर भी। ट्रैकेज होती है वो कवर हुई होती है सॉफ्ट रिंग से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ये बोन्स बोनी रिंग्स होती है, सॉफ्ट बोन होती है ये, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अगर हमारी ट्रैके के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं भी है तो हमारी क्या होगी, ट्रैके कोलैप्स नहीं होगी, ठीक है, डज नॉट कोलैप्स नहीं होगी। देखिए, इस पॉइंट में हमने बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई, जो अपर एंड होता है ट्रैके का वो किससे मतलब जुड़ा हुआ होता है, वॉइस बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है। और जो ट्रैके का जो लोअर एंड होता है वो डिवाइड होता है इनटू द स्मॉल ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी और ब्रोंकस, ठीक है। जो अपर एंड होता है वो हमारा ट्रैके का दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप का जो हमारा अपर
एंड होता है वो वॉइस बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है, और नीचे का जो एंड होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स का, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकी और द ब्रोंकस, जो हमने पीछे हमने डायग्राम में देखा हुआ भी था। ठीक है, दो ब्रोंकस होते हैं और दोनों में से एक एक ब्रोंकस किससे कनेक्ट होता है, हमारे दोनों लंग्स से कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये जो लंग्स है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। ये जो लंग्स होते हैं हमारे कवर्ड होते हैं एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, प्लूरा नाम होता है, प्लूरा से कवर होते हैं। ये जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर थिन मेम्ब्रेन होती है जो कवर कर रखती है हमारे लंग्स को, दैट इज कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, यहाँ पे हमने चेन की फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि मतलब किस तरीके से क्या हो रहा है हमारे लंग्स के अंदर, कौन से ट्यूब कहाँ पर जाके डिवाइड हो रही है, वो क्या बोलेंगे हम उस ट्यूब को। तो देखिए ब्रोंकस है, ब्रोंकस जो है डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ब्रोंकस डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकियोल्स में, एंड देन ब्रोंकियोल्स के एंड पर क्या लगा हुआ है, एल्वियोली लगी हुई है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के एंड पर क्या लगा हुआ है, एल्वियोली लगी हुई है, जहां पर हमारे कलेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन कलेक्ट होती है। ठीक है, ब्रोंकस देन ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोली। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। जो पॉइंट्स अब तक हमने पीछे पढ़े वो सारे जो होते हैं अप्लाई होते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम आगे देखेंगे कि जब हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं तब क्या मतलब क्या चेंजेस आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अब हम ये देखने वाले हैं। देखिए जब हम ब्रीथ इन करेंगे मीन्स जब हम ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेंगे या फिर अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तब क्या होगा, रिब्स और रिब्स मसल्स जो होंगे और जो हमारा डायफ्राम होगा वो दोनों क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है जब हम अपने ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेंगे तो जो हमारी डायफ्राम होगी और जो रिब मसल्स होंगे वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ठीक है, एयर प्रेशर जो है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक सेम होता है, एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग। ठीक है, जब हमारा एयर प्रेशर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर, देन क्या होगा, तेजी के साथ रश होगा, हमारी एयर जो होगी बाहर से तेजी के साथ हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। ये था जब हम ब्रीथ इन कर रहे थे, पर लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तब क्या होगा हमारे साथ। देखिए जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो डायफ्राम और जो रिब मसल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइज में क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होगा, चेस्ट पुशेस आउट एंड CO2 फ्रॉम द एल्वियोली। ठीक है, क्या होगा हमारे पास में, डायफ्राम और रिब की मसल्स क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और साइज भी उसका स्मॉल हो जाएगा। देन तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से जितने भी हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जितने भी हमारी CO2 आ रखी है एल्वियोली के अंदर वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। देखिए ये मैकेनिज्म हो क्या रहा है, अब हम अपने डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मतलब कैसे CO2 हमारी एल्वियोली के अंदर आ रही है, कैसे O2 हमारी एल्वियोली से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो ये हम पूरा मैकेनिज्म अपने डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। देखिए होता क्या है, हमने नोज के हेल्प से क्या ली, अपनी ऑक्सीजन ली अपनी अंदर, एंड देन वो ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकिस से होती हुई हमारे लंग्स तक आ गई, एंड देन ब्रोंकियोल्स में आई, एंड देन एल्वियोली में आके वो कलेक्ट हो गई। ठीक है, एल्वियोली के पास क्या होता है, एक रिच ब्लड सप्लाई होता है, मीन्स उसके पास क्या होती है, आर्टरीज वगैरह होती हैं, मतलब ब्लड वीन्स वगैरह सब होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो जो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन आके कलेक्ट हुई है वो किसके अंदर चली जाएगी, हमारी वीन्स आर्टरी के अंदर चली जाएगी, ब्लड आर्टरीज के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सारी आर्टरी के अंदर ब्लड जगह क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यू नो दैट ब्लड हमारी बॉडी में हर सेल तक जाता है, हर बॉडी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर होता है हमारा ब्लड। तो जहां जहां हमारा ब्लड जाएगा वहां वहां हमारी ऑक्सीजन चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड किससे करती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो जहां जहां हमारा ब्लड जाएगा वहां वहां हीमोग्लोबिन जाएगा, और जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा वहां वहां हमारी ऑक्सीजन जाएगी। अब ब्लड तो हर सेल के अंदर जाता है, देन क्या होगा, ऑक्सीजन भी हमारी हर सेल के अंदर जाएगा, एंड आफ्टर दैट जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा हर बॉडी के हर सेल के अंदर, जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, एंड देन रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। तो वो जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, जब वो ब्लड वापसी आएगा उस सेल से, जब वो वापसी आएगा सेल से ब्लड, तो अपने साथ में लेकर आएगा CO2 को, और वो लाकर कहाँ पे रख देगा, वहां पर वापसी लाकर किसमें कलेक्ट कर देगा, एल्वियोली में कलेक्ट कर देगा। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म था जिसकी हेल्प से हमने समझा कि कैसे एल्वियोली से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रही है और कैसे ऑक्सीजन पूरी बॉडी से एल्वियोली के अंदर वापसी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सिस्टम ऑफ
थोड़ा नेटवर्क ऑफ आर्टरी एंड वीन्स, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से जो हो रहा है हमारा ये वर्क हो रहा है, पूरा वर्क हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से कि हमने कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, कैसे हमारी CO2 वापसी आ रही है, कैसे हम उसे एक्सपेल करते हैं, क्यों हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, क्यों हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर निकालनी है, इसलिए हमें क्या होगा, चेस्ट कैविटी को कॉन्ट्रैक्ट कराना होगा। इसलिए क्या होती है, वो दोनों जो मसल्स होती हैं, डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम और ये जो रिब मसल्स होती हैं, यहाँ पे जो रिब मसल्स होती हैं वो इसलिए रिलैक्स कर जाती हैं ताकि हमारी चेस्ट कैविटी की जो साइज है वो स्मॉलर हो जाए और क्या हो, CO2 जो है वो बाहर निकल जाए हमारी बॉडी से। तो वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करती है और हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड इसलिए करती है जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कैविटी की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकें। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। हमने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। जो एक एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है एडल्ट मैन के अंदर, वो जब वो रेस्ट पर होता है तो वो क्या होता है, 15 to 18 टाइम्स होता है। हर मिनट के अंदर 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करेगा, ठीक है। पर लेकिन ये ब्रीथिंग रेट जो होता है इंक्रीज करता है जब वो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, जैसे जैसे उसकी ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है, अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक है, डेफिशिएंसी होगी, देन क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं कर हो पाएगा। हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाएगा तो हमारा रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। द डेफिशिएंसी ऑफ अ हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड ऑफ अ पर्सन रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसकी वजह से इंसानों क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो यही एक मेन कारण है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की जो वजह होती है वो हीमोग्लोबिन ही होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन किससे बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होती है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन बाइंड कर ही नहीं पाएगी, और जब वो कर नहीं पाएगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी, तो वो किसी बॉडी में ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, एंड देन क्या होगा, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।